ग्लोब एक ऐसा टॉपिक है कि इसके माध्यम से आप बहुत सारे चीज़ को बहुत ही आसानी से जान पाते हैं। कि कहीं पे देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहीं के लोग बहुत ज़्यादा गोरा है, कहीं कहीं के लोग बहुत ज़्यादा काला है। ये सब होता क्यों है? कहीं का पेड़ बड़ा बड़ा पेड़ होता है, कहीं कहीं बिल्कुल छोटा होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, कहीं कहीं आबादी बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सारे चीज़ को अगर बिल्कुल आसान भाषा में कोई माध्यम है जानने का, तो एक ही माध्यम है, वो है ग्लोब। इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ को जानते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मतलब ग्लोब, इसके माध्यम से हम अक्षांश और देशांतर रेखा भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक क्या है, ये पूरा यह पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी को बीचों बीच जो है एक रेखा हम खींचते हैं, ये काल्पनिक रेखा, इसको ध्यान रखना है। तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप इक्वेटर कहते हैं, यानी कि इक्वेटर, यानी कि पृथ्वी के दो भागों में ये बीचों बीच बांट देता है, ठीक है। इसको ज्योग्राफी की भाषा में कहेंगे, भूगोल की भाषा में इसको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, यानी कि ये क्या है, पृथ्वी के दो भागों में बांटा, ये बीचों बीच। तो ये क्या था, पूरा पृथ्वी था, पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा खींचे, उसका नाम दिया विषुवत रेखा रखा गया है। इसको इक्वेटर कहते हैं, कि पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि दो भागों में बांटा। तो अब ये गोला जो था, अब वो क्या हो गया, आधा आधा हो गया, तब इसको बोलेंगे गोलार्ध, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में भी जो है यहाँ पे एक रेखा है, एक रेखा आता है, ठीक है। ये आता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है, इसका नाम है कर्क रेखा। इसका क्या नाम है, कर्क रेखा। यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसको नीचे भी जो है 23.5 डिग्री पे जो है एक रेखा है, ये भी कितना पर है, ये है 23.5 डिग्री। इसको कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अब जो इसमें आपको जो समझने वाली बात है कि ये जो विषुवत रेखा है, तो दोनों तरफ 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये क्या है, एक रेखा है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा, इसको कहा जाता है मकर रेखा। दक्षिण वाले को मकर, उत्तर वाले को कर्क रेखा। इसमें होता है क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य की जो प्रकाश है, जैसे मान लीजिए यहां से सूर्य की रोशनी जो आती है, सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की जो प्रकाश पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ इसी दोनों के बीच में जो है सूर्य हमेशा जो है ऐसे ही घूम कर इसका प्रकाश पड़ता है, ठीक है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य इतना ही दूर में घूमता है, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो इसमें आप क्या देखेंगे, इससे क्या पता चलता है कि इस बीच में जो है अधिक गर्मी पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक रेखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, उत्तरी गोलार्ध लिखा उसको। ये है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री रेखा इसको बोलते हैं। इसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा। और नीचे भी जो है, नीचे भी है 66.5 डिग्री, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। जो 66.5 डिग्री है इसको अंटार्कटिक रेखा, और ऊपर वाले जो 66.5 डिग्री उसको आर्कटिक रेखा। आपको एक चीज पता होगा कि पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है ध्रुव। दोनों तरफ क्या है, उत्तरी ध्रुव, इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है, तो सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश जो है सूर्य इसी बीच में चलती है, यानी कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में ही घूमती है। और यहाँ पे विषुवत रेखा पे क्या करेगा, सूर्य हम इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य एक बार बिल्कुल सीधा सामने हर जगह पे आता है एक बार। और जिस जगह पे, जिस देश में सूर्य अगर सीधा माथा पे आएगा, तो पूछिएगा वहां पे दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। दिन के कितना बज रहे होंगे, 12, और उसी से टाइम की निर्धारित होती है। तो विषुवत माने कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में सूर्य एक बार बिल्कुल ऊपर माथे के सामने बिल्कुल एक बार सूर्य को आना ही आना है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, यहाँ तो हमेशा सूर्य की रोशनी आ रहा है विषुवत रेखा पे, इधर भी आ रहा है सूर्य तब भी और इधर भी आ रहा है तब भी।
तो पूरे साल यानी कि 365 दिन सूरज को पूरे को चक्कर लगाने में समय लग जाता है। अब कभी कभी देखेंगे मकर रेखा पे, जैसा ऑस्ट्रेलिया देश है, तो ये अगर हम लोग यहाँ ठंडी पड़ रहा है तो यहाँ क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। उस समय क्या होता है कि सूर्य इस विषुवत रेखा के दक्षिण में आ जाता है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ गर्मी पड़ता है तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में रहता है। तो यहाँ जब सूर्य की रोशनी रहेगा तब भी इधरों रोशनी आएगा और इधर भी रोशनी जाएगा। यहाँ पे सूर्य आएगा तब भी इधरों रोशनी है और इधर भी आएगा। और जब यहाँ पे सूर्य है तब तो इधरों रोशनी इधरों, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे रोशनी, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा और हमेशा रहेगा, परमानेंट। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में टेम्परेचर क्या है कि परमानेंट रहता है। तो इसको हम कटिबंध में बांट के देखते हैं, यानी कि इसको कटिबंध में बांटा गया है। अक्षांश रेखा का काम क्या है, अक्षांश रेखा आपको जगह को निर्धारित कराता है और कटिबंध को निर्धारित करती है, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में हमेशा गर्मी देगा, तो उसको क्या कहेंगे, गर्म क्षेत्र, है ना। तो उसको हम लोग जो है ज्योग्राफी के भाषा में इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध, मतलब उष्णता, यानी उष्ण माने गर्मी देगा। इसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध कौन सा हो गया, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र वो क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। अच्छा, अब जो है यहां तक जो है मकर रेखा के नीचे अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के ऊपर आर्कटिक रेखा के मध्य में क्या होता है कि यहाँ पे जब सूर्य इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे सूर्य आ रहा है तो इधर गर्मी दे रहा है, इधर उस समय गर्मी उतना नहीं दे रहा है, ठीक है। जब इधर आ रहा है सूर्य तो इधर गर्मी ज्यादा दे रहा है, उधर कम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब सूर्य इधर आ जाएगा तो इधर ठंडा पड़ रहा है, और जब सूर्य इस मकर रेखा पे आएगा तो कर्क रेखा के बीच में इधर क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। और जब सूर्य कर्क रेखा पर है तो मकर रेखा के नीचे क्या ठंडा पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ठंडा भी है और गर्मी भी है। सूर्य जब कर्क रेखा पे रहेगा तो यहाँ पे गर्मी रहेगा, सूर्य जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे ठंडा आ जाएगा, यानी कि गर्मी और ठंडा दोनों जो क्षेत्र है तो ये है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, यानी ठंडा भी और गर्मी भी। ये हो गया शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, इस तरह से दे देगा कि कौन सा कटिबंध में ये आएगा, आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, शीतोष्ण, माने शीत, ठंडा भी है, उष्ण यानी गर्मी भी है। तो जैसा इधर रहेगा कर्क रेखा से ऊपर 66 डिग्री अंटार्कटिक आर्कटिक रेखा पर, वैसा ही मकर रेखा के नीचे अंटार्कटिक वृत्त पर भी शीतोष्ण कटिबंध इस दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। आगे अंटार्कटिक वृत्त के नीचे और आर्कटिक वृत्त के ऊपर क्या है कि वहां पे सूर्य का रोशनी जो है काफी दूर हो जा रहा है, वहां पे सही से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा ठंडा ही रहता है, ठंडा। तो ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा, ये ठंडा जगह हो गया, ठंडा क्षेत्र हो गया। तो इसको जो है ज्योग्राफिकल भाषा में कहा जाएगा शीत, यानी ठंड पड़ना, शीत पड़ना। तो इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और ऐसा ही नीचे भी मकर रेखा के नीचे अंटार्कटिक वृत्त के रेखा के पास से ध्रुव तक जो है यहाँ भी क्या रहेगा, शीत कटिबंध। अब देखिए, अब जो है यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ ध्रुव के पास क्या होगा, यहाँ ज्यादा ठंडा पड़ेगा कि यहाँ ज्यादा ठंडा पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ तो और ज्यादा ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा यहाँ के ठंडा का लेवल और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है यहाँ से काफी दूर हो जा रहा है, ठीक है। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीधा रोशनी पड़ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रहा है सीधा, तो यहाँ क्या पड़ेगा, यहाँ पे रोशनी सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ क्या रहा है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी रहेगा, ठीक है। और यहीं पर तो ये कहाँ के बीच का है, तो ये है कर्क, तो ये है कर्क और मकर का बीच का जो स्थिति है ऐसा ही है, बिल्कुल सूर्य का रोशनी सीधा पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यही सूर्य यहीं पे है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, और इसको जो है ऐसे कर देते हैं, ऐसे,
अब देखिए ये जो है इसको तिरछा कर दिए। अब ये जो तिरछा कर दिए तो यहाँ जो प्रकाश आएगा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इधर जो प्रकाश छिड़ियागा इधर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ कम हो गया है नहीं। तो यही चीज हो जा रहा है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच और आर्कटिक रेखा के बीच में। माने कर्क और मकर रेखा के बीच का जो स्थिति हो रहा है, यहाँ से प्रकाश आता है, जब ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यही क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंध का रूप ले लेता है। और ये उष्ण कटिबंध का रूप है कर्क और मकर के बीच में। यहाँ तक क्लियर होगा, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आप एक चीज और देखे होंगे कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि लोग जो है कहीं कहीं का बहुत ज्यादा काला होता है। ठीक है, तो वो कहाँ के लोग ज्यादा काला होता है, तो वो होता है विषुवत रेखा पर। यानी विषुवत रेखा पे जो भी देश है, जैसे में आप देखेंगे कि अफ्रीकी कंट्री में जो है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। अफ्रीका जो है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, मैंने ऐसा महादेश है, वहां से तीनों रेखा गुजरता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, है ना। ये कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरता है, कर्क, मकर, विषुवत। तो अफ्रीका महादेश है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि इसके नीचे वाले क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश होता है। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा नमी होता है। यहाँ पे पूरा में क्या होता है, बर्फ जमा होता है। शीत कटिबंध के क्षेत्र में क्या होगा कि बर्फ जमा होगा, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे आबादी कम होगा, यहाँ पे पेड़ पौधा कम होगा, यहाँ पे जानवर भी कम होंगे। जीवन वहीं पे संभव है ज्यादा जहाँ पे धूप भी मिले, टेम्परेचर भी मिले और हवा भी मिले, पानी भी मिले, सब चीज मिले। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे कटिबंध को देख लिया। टोटल कटिबंध कितना है सो एक बार गिन लीजिए, देख लीजिए। एक हो गया शीत कटिबंध, दूसरा हो गया शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा हो गया उष्ण कटिबंध। तो कितना कटिबंध क्षेत्र है, 3। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। और ऊपर आप देख रहे होंगे, तब इसको अलग इसलिए नहीं काउंट कर सकते क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध है। तो एक शीतोष्ण कटिबंध किधर है, एक कर्क रेखा से ऊपर और आर्कटिक के बीच में है, और दूसरा है मकर रेखा के नीचे और अंटार्कटिक के बीच में है। तो शीतोष्ण कटिबंध का हमने कितना 2 से किया, यहाँ भी इसको हम 2 दे देंगे। और शीत कटिबंध 1, तो यहाँ भी 1। यानी कि टोटल जो कटिबंध है वो 1 2 3 1 2 3। कहने का मतलब है कि ये जो हमने अलग अलग दिया है, आप जो 5 को देख रहे हैं वो अलग नहीं है, वो भी शीतोष्ण कटिबंध है और ये भी शीतोष्ण कटिबंध है, ये भी शीत कटिबंध है, ये भी शीत कटिबंध है। तो हम लोगों ने लगभग कटिबंध को हम सब लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए आगे अब हम ये देखेंगे कि विषुवत रेखा ने भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि वहां पे डेली वर्षा हो जाता है। डेली वहां पे क्या होता है कि वहां पे डेली जो है 2 बजे के बाद बारिश हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसको रीजन को भी समझिए। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे सूर्य जो है हमेशा एक बार सामने आना ही आना है, और यहाँ पे सूर्य इधर हो या इधर हो, यहाँ पे प्रकाश तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र का पानी का क्या होता है, वेपोरेशन हो जाता है, यानी वाष्पीकरण होता है। जब वो पानी क्या होता है, वाष्प बन के जो है वो हल्का होता है। हल्का होने के बाद क्या होता है, धीरे 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 ऊपर उठता है। और जब वही वाष्प बन के जब उठने लगता है ऊपर में, तो 12 बजने तक, माने 12 बजे तक क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है। तो पानी को क्या करता है, वो हाई वेपोरेटेड करता है, उसको वेपोरेशन में यानी उसको वाष्पीकरण करता है। ठीक है, और वो कब तक करता है, वो 2 बजे तक। क्योंकि आप कभी कभी ये भी पढ़े होंगे कि दिन में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो 12 बजे होता है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते उसको 2 घंटा का टाइम लग जाता है। तो पृथ्वी पर जब 2 बजता है तब जाके आपको हाई टेम्परेचर लगेगा, काफी गर्मी देगा। 12 बजे से ज्यादा गर्मी कब रहेगा, रात को। यानी कि देख लीजिए, दिन को 12 बजे हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन महसूस हमको होता है 2 बजे। कितना बजे, 2 बजे। आपको क्या देखना है, 2 बजे दिन में, 2 बजे दिन में क्या रहेगा, ताप अधिक रहेगा। 12 बजे नहीं रहेगा, 12 बजे नहीं रहेगा, कितना बजे रहेगा, 2 बजे रहेगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, और रात को भी वही बात है, रात को भी 12 बजे खूब ठंड नहीं पड़ेगा आपको, वो भी 2 बजे भोर में ही रात को आपको पूरे दिन भर में ज्यादा ठंड रहेगा, रात को 2 बजे। वो क्यों होता है, क्योंकि 12 बजे तक जो धूप जो आता है तो उसको विकिरण करते 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 उसको 2 घंटा का टाइम लगता है, और जब वो रिटर्निंग होता है, जब टेम्परेचर ऊपर से कमता है
तो क्या होता है कि नीचे से वो टेम्परेचर वापस आने लगता है, तब जाके वो टेम्परेचर को पृथ्वी पर क्या करता है, वो हाई कर देता है ना। तो ध्यान रखना है कि 2 बजे दिन में जो है आपको ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और रात में भी वही बात होता है, आप देखेंगे खूब मतलब ओस गिर रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, तो रात के 12 बजे तक आपको ठंडा महसूस नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी तो जो गर्म रहता है, तो धीरे धीरे उसको ठंडा होने में उसको काफ़ी लगभग समय लग जाता है, 12 बज जाता है उसको ठंडा होते होते। और जब वो अपना असली समय पर आता है ठंड 12 बजे तक, तो 12 बजे रात के बाद उसको और ठंड होने में, उसको पृथ्वी पर रिटर्निंग होने में क्या होता है, उसको 2 बज जाता है सुबह भोर का। तो ध्यान ये रखना है कि दिन में 12 बजे से ज़्यादा गर्म दिन के 2 बजे होता है, रात में भी 12 बजे रात से ज़्यादा ठंडी रात के 2 बजे होता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर यही होता है। यहाँ विषुवत रेखा पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बारिश होती है ना, वो 12 बजे तक क्या करता है, वो वेपोरेशन करता है, वाष्पीकरण, और 2 बजे तक वो करता ही रहता है। जब वहाँ पे टेम्परेचर कमता है, तब क्या होता है कि वो भारी होने लगता है। वो बादल क्या हो जाएगा, बादल जब भारी हो जाएगा तो बरस जाएगा। तो वही होता है, बादल डेली यहाँ पे क्या होगा कि डेली वाष्पीकरण, डेली वर्षा, डेली वाष्पीकरण, डेली वर्षा, डेली वाष्पीकरण, डेली वर्षा। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि कहाँ पे रोज बारिश हो जाती है, तो वो होगा विषुवत रेखा पर। इसको आपको टिक मार देना है, विषुवत रेखा पर अगर ऑप्शन में हो तो होगा ही होगा, अगर विषुवत रेखा नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान देना है कि यहीं पे जो है आपको बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेड़ पौधा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली बारिश हो रहा है, डेली ताप मिल रहा है, तो यहाँ का पेड़ पौधा क्या होता है, घनी पेड़ पौधा होता है। यहाँ पे घनी घनी पेड़ पौधा होगा और बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होगा, लंबा लंबा होगा यहाँ पे, है ना। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे उसको सबसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल रहा है, जिससे वो पेड़ पौधा क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन पका रहा है, उसको पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ पौधा अच्छा और स्वस्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी काले होते हैं। जैसे आप देखे होंगे केनिया का देखिए, चाहे श्रीलंका के देख लीजिए, श्रीलंका जो है लगभग इसके आसपास है, कर्क रेखा से नीचे है ना। तो वहाँ जो कर्क रेखा से नीचे और इसके बीच में होगा, तो वहाँ ऑटोमेटिक है क्या कि वहाँ पे ज़्यादा आपको गर्मी पड़ेगा, तो वहाँ के लोग काले होंगे। और जहाँ पे गर्मी कम पड़ेगा वहाँ के लोग उजला होंगे, गोरे होंगे, है ना। चलिए उदाहरण के लिए एक भारत से ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, कर्क रेखा। तो भारत को आप देखिए, जैसे भारत ये है, ठीक है। आप ये जो कर्क रेखा यहाँ ये गुजरात राजस्थान इन करता है, भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, वैसे मैप हमको सही से नहीं बन पाएगा ये, लेकिन प्रयास करते सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन समझाने के लिए भारत की मैप को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे हो गया कर्नाटक, हो गया गोवा, हो गया महाराष्ट्र, हो गया। यहाँ के लोग क्या है कि यहाँ के लोग जो है काला ज्यादा होंगे, क्योंकि ये दक्षिण भारत जो है ये कर्क रेखा से भी नीचे आ रहा है, ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में है। तो यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत के लोग जो है वो ज्यादा काला है, क्योंकि यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता है, यहाँ पे ठंड नहीं होगा। अब जैसे कर्नाटक की राजधानी जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र के जो मुंबई है, वहाँ पे ना ज़्यादा आपको ठंडी पड़ेगा, ना ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे सूर्य का जो टेम्परेचर वो कंटिन्यू बना रहता है, जबकि हमारा देश एक है भारत, लेकिन वहाँ देखिए मौसम में चेंजिंग आ जाता है। वो किसका परिणाम है? वो अक्षांश रेखा का परिणाम है ना। इसी तरह से आप इससे जब जब उत्तर जाएंगे, जैसे हम लोग का यहाँ पे बिहार है, ठीक है। तो अब बिहार में क्या है, बिहार क्या है, कर्क रेखा से ऊपर है। तो बिहार में क्या है कि यहाँ पे गर्मी कम पड़ रहा है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ के लोग अच्छे हैं, उससे मतलब गोरे हैं। और उसके और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर गए आप, लद्दाख गए, तो यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं काफ़ी गोरे हैं, है ना। और तो कश्मीर के जो लोग होते हैं, वहाँ के लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, काफ़ी गोरे होते हैं वो लोग। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ये जो है कर्क रेखा से ऊपर है। यहाँ पे सूर्य डायरेक्ट यहाँ पे रोशनी कभी भी नहीं पहुँचता है, हमेशा तिरछा रोशनी जाता है। तो जहाँ पे तिरछा रोशनी जाएगा वहाँ पे लोग क्या होगा, उजला होगा, गोरा होगा, सुंदर भी दिखने में लगता होगा। और उससे ऊपर अब जाएंगे तो यहाँ से ऊपर होगा, जैसे हो गया चीन, हो गया चाइना से ऊपर जाइएगा, रूस में जाइएगा, तो रूस में भी जैसे मान लीजिए पुतिन जी को देखिए, कितना बिल्कुल लाल उनका चेहरा होता है। यूरोप का ज़्यादातर जो कंट्री है वो कर्क रेखा से ऊपर ही है ना, यानी पूरा यूरोप तो है ही है लगभग। तो वहाँ के लोग क्या है, ज़्यादा गोरे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मकर रेखा के नीचे हम आते हैं,
मकर रेखा के नीचे से ऑस्ट्रेलिया हो गया, आ जाइए अर्जेंटीना वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है, वहाँ के लोग क्या है, वहाँ के लोग उजला है, गोरा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है। और उसी में विषुवत रेखा जैसे हो गया आपको केनिया हो गया, घाना हो गया, ये सब का जो अफ्रीकी देश वहाँ पे बिल्कुल काला, बिल्कुल झामर की तरह लगेगा मुँह कान, है ना। वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी को आप देख लीजिए, क्रिस गेल वगैरह का कितना काला लग रहा है, लेकिन है क्या, स्ट्रांग है, क्योंकि उसको पूरा ऊर्जा मिल रहा है, एनर्जी पूरा सब चीज मिल रहा है ना। तो ये किसका प्रभाव है, ये है इसी सूरज के प्रकाश का, टेम्परेचर का प्रभाव है। तो हमको लग रहा है, तो आप लोग जरूर है कि सारे चीज को, इस फंडा को समझ गए होंगे, इस कटिबंध को। 0 डिग्री जो अक्षांश आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग अंश में इसको जो है मापा जाता है, अंश में, है ना। और हमने चर्चा किया था, इससे क्या होता है, इससे कटिबंध और जगह को इससे जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, टाइम का जो निर्धारित होती है वो देशांतर रेखा से, देशांतर रेखा को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में एक बार जो है चक्कर लगाता है, 24 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री आप अंश देख रहे हैं, इसे हम लोग अक्षांश रेखा को इसे निर्देशित किया जाता है, और प्रत्येक इसके उत्तर और इसके दक्षिण दिशा में 1 डिग्री अंश का अगर पूरा रेखा खींचा जाए तो टोटल जो है, इधर भी टोटल 90 रेखा और इधर भी 90 रेखा, यानी कि आपको प्रत्येक 1-1 डिग्री अंश का खींचा जा सकता है। 90 को रेखा से अधिक नहीं हो सकता है। और एक चीज और ध्यान देना है कि अक्षांश रेखा की जो दूरी है ना, वो बिल्कुल ध्रुव तक भी दोनों दूरी समान ही रहेगा, लेकिन इसका लंबाई घटता जाता है ना। अक्षांश रेखा का देखिए, यहाँ जो लंबाई था वो धीरे धीरे विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाने पर, ध्रुवों पर जाने पर क्या है कि इस अक्षांश रेखा की लंबाई घट रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी आपको समान रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों माने एक रेखा की दोनों के बीच, 2 रेखा के बीच की दूरी जो है लगभग जो है 111 किलोमीटर जो है आपको रहता है, इसको ध्यान रखना है। हम लोग इसको देख लेते हैं, यानी कि 24 घंटा में पृथ्वी जो है कितना घूमती है, 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमेगी, 360/24, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 मतलब कट जाएगा, यानी कि 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी घूम रहा है 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इसको आपको 15 डिग्री घूमने में इसको लगा 60 मिनट का टाइम, तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितना लग जाएगा, 60/15, 1500 का 60, यानी कि पृथ्वी को घूमने में 1 डिग्री घूमने में इसको जो है 4 मिनट का टाइम लगता है। कभी कभी सवाल ये भी बन जाता है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लग जाएगा, 4 मिनट। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको काफी बेहतर इसको आपने समझ पाए होंगे। हाँ, आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे देशांतर रेखा। अगर आप उस क्लास को भी देख लेते हैं तो आप ग्लोब को बहुत ही बेहतर से समझ जाएंगे और ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। इसी तरह के क्लास के अगर आगे भी आप देखना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके घंटे दबाए कॉल पे क्लिक कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।